नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। हाल ही में जारी नए विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण भारत सहित दुनिया अगले वर्ष एक समग्र मंदी का अनुभव करेगी। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी की जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके मुताबिक दशकों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति और महामारी के प्रभाव से वैश्विक स्तर पर मौद्रिक स्थितियां कड़ी होंगी। अक्टूबर 2022 के लिए विश्व आर्थिक आउटलुक में जारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 8.7% की वृद्धि के बाद चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर के 6.8% रहने का अनुमान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, IMF। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दवाओं के परिवहन के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है? गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघालय। हाल ही में मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के एक अस्पताल में दवाओं के परिवहन के लिए भारत के पहले ड्रोन स्टेशन का उद्घाटन किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस अवसर पर एक दूरस्थ स्थान पर 1.5 किलोग्राम दवाओं की हवाई डिलीवरी की गई। सर्टिप्लेन X3 ड्रोन को एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पेलोड पहुंचाने में 36 मिनट का समय लगा। इस ड्रोन की क्षमता 4 किलो तक के पेलोड के साथ उड़ने की है। इस प्रकार की सेवा दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों के लिए हवाई परिवहन को बढ़ाने की राज्य सरकार की योजना को सफल बनाने में मददगार साबित होगी। राज्य सरकार मार्च 2023 तक 25 किलोग्राम तक दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए बड़े ड्रोन शुरू करने पर विचार कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पायनियर 10 के बारे में सही नहीं है? यह बाहरी ग्रहों के लिए नासा का पहला मिशन था। इसे 2003 में लॉन्च किया गया था। यह सभी परमाणु विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, या फिर यह बृहस्पति के पास से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे 2003 में लॉन्च किया गया था। पायनियर 10 बाहरी ग्रहों के लिए नासा का पहला मिशन था। इस मिशन को वर्ष 1972 में लॉन्च किया गया था। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा। इसे बृहस्पति के पास से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मिशन 21 महीने के लिए था, लेकिन 30 से अधिक वर्षों तक यह चलता रहा। इसने अपना अंतिम संकेत जनवरी 2003 में 7.6 बिलियन मील की दूरी से पृथ्वी पर भेजा था। इस अंतरिक्ष यान की कुछ उपलब्धियां रही हैं। मंगल ग्रह से आगे उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट के माध्यम से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, बृहस्पति के पास से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, यह नेपच्यून की कक्षा को पार कर नेपच्यून से आगे जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई, और सभी परमाणु विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान। अगला प्रश्न है, तिरुवरूर रथ उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह तिरुवरूर त्यागराज स्वामी मंदिर से जुड़ा हुआ है। 2. इस त्योहार का उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम में मिलता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन सही हैं। तिरुवरूर रथ एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े रथों में से एक है। 30 फीट लंबा रथ सजावट के बाद 96 फीट तक बढ़ जाता है। इसका कलशम 6 फीट का होता है। इस प्रकार रथ का कुल वजन
220 टन से 350 टन हो जाता है। इस रथ उत्सव को लोकप्रिय रूप से थिरुवरूर थेरोट्टम या अजीथेर कहा जाता है। यह उत्सव तिरुवरूर त्यागराज स्वामी मंदिर से जुड़ा हुआ है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम और शैव संतों के भजनों में किया गया है, इसलिए कथन दो भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द मीर काट किससे संबंधित है? रेडियो टेलीस्कोप, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, वायु प्रदूषण या फिर समुद्री प्रदूषण? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेडियो टेलीस्कोप। मीर काट रेडियो टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका के दूरस्थ कारुक क्षेत्र में स्थापित किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह 64 इंटरलिंक्ड रिसेप्टर्स का एक समूह है। आपको बता दें कि रिसेप्टर एक एंटीना संरचना है जिसमें मुख्य परावर्तक, उप परावर्तक, रिसीवर, डिजिटाइजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। यह टेलीस्कोप हमारे ग्रह के बाहर जीवन की खोज में वैज्ञानिकों की सहायता करता है। इसे मूल रूप से कारू एरे टेलीस्कोप यानी काट के रूप में जाना जाता था, जिसमें 20 रिसेप्टर्स शामिल थे। जब दक्षिण अफ्रीका सरकार ने 64 रिसेप्टर्स के निर्माण की अनुमति देने के लिए बजट में वृद्धि की, तो टीम ने इसे मीर काट नाम दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेडियो टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइज टेक्नोलॉजी यानी SAOT किससे संबंधित है? मैंग्रोव का संरक्षण, कतर में फुटबॉल विश्व कप, निचली भूकक्षा में उपग्रह या फिर कृत्रिम अंगों का विकास? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कतर में फुटबॉल विश्व कप। हाल ही में फीफा की नई सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी यानी SAOT चर्चा में रही, इसलिए विकल्प बी सही है। इस तकनीक के दो भाग हैं। पहला, मैच बॉल एडिडास अल रिहला के अंदर एक सेंसर जो सस्पेंशन तकनीक का उपयोग करके आयोजित किया जाता है, और दूसरा मौजूदा ट्रैकिंग टूल जो VAR यानी वीडियो असिस्टेंस रेफरी सिस्टम का हिस्सा है। जर्मनी की एक कंपनी ने एक छोटा इन बॉल डिवाइस डिजाइन किया है जो सटीक स्थितीय डेटा देता है और त्रि-आयामी अंतरिक्ष में गेंद की गति का भी पता लगाता है। यह तकनीक अत्यधिक सटीक और त्वरित निर्णय लेने की अनुमति देती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कतर में फुटबॉल विश्व कप। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2, इसका एक कार्य सूक्ष्म जीवों के उपयोग वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों यानी GM सरसों को दी गई मंजूरी पर चिंताओं को संबोधित किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC भारत में GM फसलों को मंजूरी देने का काम करती है। GEAC पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF&CC के तहत कार्य करता है, इसलिए कथन एक सही है। यह समिति पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों के उपयोग से जुड़ी गतिविधियों का मूल्यांकन करती है, इसलिए कथन दो सही है। समिति या इसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, राजस्व आसूचना निदेशालय यानी DRI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। हाल ही में वित्त मंत्री ने राजस्व आसूचना निदेशालय यानी DRI के अधिकारियों को
मादक पदार्थ से जुड़े लोगों पर कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। राजस्व आसूचना निदेशालय भारत की सर्वोच्च तस्करी विरोधी एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तहत काम करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे नशीली दवाओं, वन्य जीवन और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील वस्तुओं में अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित वर्जित वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने और उस पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा शुल्क की चोरी से संबंधित वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामले भी देखता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए में इसका उल्लेख है। 2, इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। 17 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। यह संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 ए 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त राजस्व प्रभारी सदस्य, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री सदस्य। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक नवरत्न कंपनी है। 2, यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे अधिक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR खर्च करने वालों में से एक है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। कोयला मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 के दौरान भारत का कुल कोयला उत्पादन लगभग 12% बढ़ा है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL एक महारत्न कंपनी, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक विशेषाधिकार प्राप्त दर्जा है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे अधिक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR खर्च करने वालों में से एक है, इसलिए कथन 2 सही है। कंपनी द्वारा की गई CSR गतिविधियों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, महिला अधिकारिता, कौशल विकास, खेल आदि शामिल है। CIL और उसकी सहायक कंपनियों ने इस साल मार्च तक CSR गतिविधियों पर लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC के संबंध में सही नहीं है? यह 7,200 किलोमीटर लंबा परिवहन नेटवर्क है। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2000 को ईरान, रूस और भारत द्वारा की गई थी। इस गलियारे में समुद्र, सड़क और रेल मार्ग शामिल है, या फिर चीन भी इसका हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन भी इसका हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC 7,200 किलोमीटर लंबा परिवहन नेटवर्क है। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2000 को ईरान, रूस और भारत द्वारा की गई थी। इस गलियारे में समुद्र, सड़क और रेल मार्ग शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और रूस के बीच ढुलाई की लागत और पारगमन समय को कम करना है। इस समझौते में अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन शामिल है, जबकि चीन इसका सदस्य नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन भी इसका हिस्सा है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा देश कजाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? चीन, रूस, अफगानिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।